नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और मुझे आपको नमस्कार करना पड़ रहा है दूसरी बार, क्योंकि पहली बार में जैसे मैंने 12 नंबर तक के क्वेश्चन को रिकॉर्ड कर लिया था और उसके बाद पता चला कि जो हमारा माइक है उसका जो सेल है, उसका जो बैटरी है वो डाउन हो गया है। ठीक है, तो फिर से मैं आपको नमस्कार करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए देखते हैं हम विद्याग्राम के एप्लीकेशन पे जो मूक नंबर 17 ऑल इंडिया लाइव हुआ है उसके क्वांट सेक्शन का सॉल्यूशन। मैं आपको बता दूं कि हर सैटरडे संडे को हम लोग ऑल इंडिया मोक लाइव कराते हैं। वो मोक जा करके आप दीजिए और वहां से आप अपने तैयारी को आंकिए। इसके अलावा मंडे से लेकर के फ्राइडे तक मैथ्स का लेकर के सुपर मोक हम कंडक्ट कराते हैं। तो मंडे से फ्राइडे तक आप कर सकते हैं क्या, सुपर मोक को अटेम्प्ट। और बच्चा सैटरडे उस दिन आप दीजिए पूरा मोक, यानी कि फुल मोक, जिसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया लाइव मोक विद्याग्राम पे। ठीक है, ये सारे मोक्स बिल्कुल फ्री है। आप जाइए विद्याग्राम का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहां से आप बिल्कुल फ्री में मोक लगाइए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। मैं न्यूज एंकर की तरह बात करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा है, पर कोई ना, मैं कोशिश करते रहूंगा। ठीक है, तो चलिए बस स्टार्ट करते हैं आज के सॉल्यूशन को। आज के मुक के सॉल्यूशन को देखो। ये जो मुक है वो काफी बढ़िया है, मतलब कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ऐसे नहीं है कि कैलकुलेटिव। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स सीखने को मिलेंगे। ए और बी मिलकर के एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं और बी सी 15 दिनों में, और ए 6 दिन कार्य करता है, बी 9 दिन कार्य करता है और सी शेष कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। तो बी अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्त, चलो बनाते हैं। देखो, यहाँ पे मान लो, अरे भैया ये तो बहुत मोटा हो गया। देखो, अगर हम देखें तो ए 6 दिन काम करता है और बी 9 दिन काम करता है। हम ये भी तो कर सकते हैं ना दोस्त कि ए और बी को साथ में 6 दिन काम करा दें। अरे भैया, बी टोटल 9 दिन काम कर रहा है और ए 6 दिन, तो ए का तो 6 दिन हो गया, बी का अभी 3 दिन बचा हुआ है। तो जो बी का 3 दिन बचा हुआ है उसको हम बी और सी को मिला करके 3 दिन साथ में काम करा देंगे। अब बी देखो, यहाँ पे 6 दिन और यहाँ पे 3 दिन, यानी कि बी के 9 दिन का काम खत्म। अब यहां पे हम देखें तो सी कितने दिन काम कर रहे हैं, 12 दिन। तो सी यहां पे बी के साथ मिलकर के 3 दिन काम किया है। तो बचा हुआ जो 12 दिन में से 9 दिन है वो सी अकेले काम किया है। अगर आप ये अरेंज कर दिए तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, आप देखिए, क्वेश्चन के पहले लाइन में बोला जा रहा है कि ए और बी मिलकर के 12 दिनों में काम को पूरा कर रहे हैं। तो ए और बी अगर 12 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, यानी कि 100% काम कर रहे हैं, तो 6 दिन में कितना करेंगे, 12 का आधा है 6, तो 100 का आधा 50% काम करेंगे। बी और सी यहां पे अगर हम देखें तो 15 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना करेंगे, 3/15। 3/15 का मतलब होता है 1/5, 1/5 का मतलब होता है 20%, यानी कि यहाँ पे 20% ये काम कर लिए। 50% और 20% कितना होता है, 70%। बचा काम कितना, 30%। ये जो 30% बचा हुआ काम है ना दोस्त, ये 30% काम सी किया है कितने दिनों में, 9 दिनों में। कितने दिनों में किया है, सी 9 दिनों में किया है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर सी 9 दिन में 30% काम कर रहा है, ठीक है ना, तो यहां पे अगर हम देखें तो ये 3 दिन काम किया है। तो 3 दिन में ये कितना काम करेगा, ये 9 का 1/3 है, तो 30 का 1/3 10%। यानी कि इस 20% में से सी जो है ना, सी जो है मेरे भाई, वो 10% काम किया है। तो ये आप समझ लो कि बी भी सी के जितना ही इफिशियंट है, क्योंकि ये भी इस 3 दिनों में 20% में से अगर 10% सी किया है, तो बचा हुआ 10% कौन किया है, बचा हुआ 10% मेरे भाई बी किया है। तो अगर बी 10% काम को 3 दिन में कर सकता है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि पूरा कार्य अपने आप में 100% होगा। तो 100% कार्य को कब तक करेगा बताओ, ये 10 का 10 गुना है, तो 10 का 3 का 10 गुना 30 दिन आपका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट उत्तर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़िया क्वेश्चन था। ए क्यू प्लस 5 ए स्क्वायर प्लस 25 से बराबर एक है, तो ए क्यू प्लस 5/a का हमसे मान पूछा जा रहा है। ये खुलेगा नहीं, फिर अंदर से खुल नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखो यहाँ पे 5/a का फॉर्म है, तो उसको हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ए क्यू दिया है। ये कौन सा पेन मैं यूज कर रहा हूँ, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि बदला बदला सा क्यों मेरा राइटिंग लग रहा है। ए क्यू प्लस में 5a² प्लस में 25a बराबर में 1, ठीक है ना। हमें नीचे एक ए लाना है। नीचे ए लाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबको ए से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, सबको ए से डिवाइड करेंगे। तो ये कितना होगा, a² प्लस 5a प्लस 25 बराबर में 1/a।
अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 1/a नहीं है, ये 5/a है। तो 1/a को 5/a बनाने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5a स्क्वायर हो गया, प्लस में ये 25a हो गया, प्लस 125 हो गया, बराबर में 5/a हो गया। लेकिन आप बताओ, क्या आपसे 5/a का मान पूछा जा रहा है? ना, आपसे पूछा जा रहा है किसका मान? आपसे मान पूछा जा रहा है ए क्यू प्लस 5/a, यानी कि आपको इसमें ए क्यू भी ऐड करना पड़ेगा। और जब आप इस साइड ए क्यू ऐड किए हैं तो आपको इस साइड भी क्या करना पड़ेगा? ए के ए क्यू ऐड करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे। यहां तक अगर हम देखें तो ए क्यू प्लस 5a स्क्वायर प्लस 25a का मान कितना है? 1 है। तो ए क्यू प्लस 5a स्क्वायर प्लस 25a का मान कितना होगा? 1 होगा। बचा ये 125। अगर आप जोड़ दोगे तो ये आएगा 126, जो कि इसका मान होगा 126। आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 9 सेंटीमीटर बाह्य त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले खोखले तांबे के गोले को पिघलाकर 3 मिलीमीटर त्रिज्या के एक ठोस समान तार में ढाला जाता है। तो तार की लंबाई बताइए मीटर में, बताइए कितना होगा? देखो, अगर हम दोनों का वॉल्यूम इक्वेट करते हैं तो कितना होगा? खोखले गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई, बाहर के त्रिज्या का क्यू यानी कि 9 का क्यू 729, माइनस अंदर के त्रिज्या का क्यू यानी कि 3 का क्यू 27। तो 729 में से अगर आप 27 घटा दोगे तो ये कितना आएगा? 702। और ये किसके बराबर में होगा? ये तार के आयतन। तार क्या होता है? बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल होता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर करोगे मेरे भाई तो ये मिलीमीटर में है। हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, यानी कि इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर यानी कि 3/10 गुने 3/10 होगा। और इस टू हाइट कर दो। अब ये आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कीजिएगा? पाई से आप पाई काटिए। पाई से तो मैंने 4 काट दिया। 9 से आप इसको काटिए, 9 दूनी 9 सत्ते 63, 9 8 72, ठीक है ना? ये 78 आ रहा है। 78 13 का मल्टीपल है, आप डायरेक्ट 13 का मल्टीपल उत्तर लगा सकते हैं। ऑप्शन बी है। अगर आप सॉल्व भी करना चाहते हैं तो और क्या कर सकते हैं? 3 से ये काटिए 26 बार में, यानी कि 26 चौके कितना होता है? 104। और ये या एच देखें तो ये 104 पे 2 जीरो, ये सेंटीमीटर में आया, लेकिन हम जानते हैं कि सारे ऑप्शन मीटर में है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये किसके बराबर में हो जाएगा? 104 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी के बराबर में हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रमशः 5 लीटर, 6 लीटर और 9 लीटर क्षमता वाले 3 ग्लास ए बी सी में दूध और पानी के मिश्रण अगर हम देखें तो ए में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, बी में 1:5 है और सी में 4:5 है। यदि तीनों ग्लासों को एक बड़े बर्तन में खाली कर दिया जाए तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात देखो, 5, 6 और 9 लीटर है। अगर हम लीटर को काट दें तो इन तीनों ग्लास को हमें 5:6:9 में करके मिलाना है। मतलब कि पहले हम 5:6:9 में इस मिक्सचर को कर लेंगे, उसके बाद ही मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5 लीटर, 6 लीटर और 9 लीटर। कैसे हम करेंगे बताइए? पहले हमें इस रेशियो को बराबर करना पड़ेगा। देखो, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ए है, और मिल्क और वाटर का अगर हम अनुपात देखें तो ये क्या है? ए में अगर हम देखें तो ये 2:3 है, बी में देखें तो 1:5 है, 1:5 है। और अगर हम सी में देखें तो सी में मेरे भाई 4:5 है, यानी कि टोटल यहाँ पे देखें तो ये 5 है, यहाँ पे देखें तो ये 6 है, और यहाँ पे देखें तो ये 9 है। ठीक है, 5, 6 और 9 सबको हम बराबर करेंगे। कैसे करेंगे? 5, 6, 9 को बराबर करने के लिए अगर हम इनके एलसीएम को ले लें, जैसे मान लो कि इनको 90 के बराबर में कर देते हैं। 90 को अगर हम बराबर में कर दिए तो 5 को 90 बनाने के लिए हमें 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 को 90 बनाने के लिए 15 से, और 9 को 90 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो, 18 5 90, 15 6 90, 10 9 90। अब ये बराबर हो गए। अब हम इनको चाहे तो जिस रेशियो में मेरा हमारा मन करे हम मिला सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 5, 6 और 9 के अनुपात में मिलाना है। तो 5 इसका हम ले लिए, 6 इसका ले लिए और 9 इसका ले लिए। अब आप एक चीज देखिएगा, क्या? 10 9 90, 15 6 90, 18 5 90। तो आप 90 से सबको काट भी सकते हो, यानी कि ये ऑलरेडी जो रेशियो था ना वो 5, 6 और 9 में ही था। तो बस अब कुछ नहीं करना है, सबको ऐड कर दो। 4 2 6 और 1 7, 5 5 10 और 3 13, यानी कि 7:13 आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे हम देते हैं सीजीएल के लिए वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट। कौन सा कंटेंट? वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट। आप हमारे कंटेंट को ले जाकर के कहीं भी किसी भी टीचर के कंटेंट से मैच कर सकते हैं। शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है। यह धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है और अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है, जिससे कुल 15 घंटे लगते हैं। तो धारा की चाल देखो 100 किलोमीटर। बोट प्लस बोट की स्पीड कितनी है? 15 है, तो 15 प्लस बोट, प्लस में अगर हम देखें तो 100 और 15 माइनस बोट से, और सब मिला करके अगर हम देखें तो यहाँ पे इसको टाइम कितना लग रहा है? 15 घंटा लग रहा है। अब हम बोट का जो स्पीड होगा ना वो ऑप्शन से उठा उठा करके चेक करेंगे। जैसे मान लो कि हम बोट का स्पीड 4 ले, तो 15 4 19, क्या 19 कभी 100 को काट पाएगा? नहीं काट पाएगा, यानी कि यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। अगर यहाँ पे पॉइंट आएगा तो यहाँ पे भी पॉइंट आएगा, तो हम 4 नहीं ले सकते हैं। 15 6 21 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। 15 5 20 ले सकते हैं, 8 नहीं ले सकते क्योंकि 15 8 23 होता है। अगर आप 5 लोगे तो ये 5 अगर आप रख दोगे तो 15 5 20, इसको कितने बार में कटेगा? 5 बार में। 10, ये अगर 5 लोगे तो ये कितने बार में कटेगा? 10 बार में। और 10 और 5 आपका फाइनली 15 आ जाएगा। एक संख्या n को भाजक d से भाग देने पर शेषफल 25 प्राप्त होता है। ठीक है, अगर हम n को d से भाग दें तो जो हमारा रिमाइंडर है वो 25 मिल रहा है। ठीक है ना, और जब हम 4n को उसी भाजक d से भाग दिया जाता है तो शेषफल 10 प्राप्त होता है। तो भाजक d के कितने संभावित मान, यानी कि पॉसिबल। देखो अगर हम 4n करेंगे, 4n करेंगे और इसको d से भाग देंगे, तो हम जानते हैं कि अगर हम इसका 4 गुना किए हैं तो रिमाइंडर थ्योरम के तहत रिमाइंडर भी 4 गुना होगा, तो ये 25 चौके 100 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कैसा हो रहा है? 100 नहीं हो रहा है, 10 रिमाइंडर प्राप्त हो जा रहा है। इसका मतलब आप समझे कि जो भी हमारा भाजक होगा ना, जो भी हमारा भाज्य होगा वो 100 से छोटा होगा। और 100 से कितना छोटा होगा? अगर हम देखें तो ये 100 को भाग देने के बाद 10 शेषफल बच रहा है, यानी कि 100 में से अगर हम 10 घटा दें तो भाज्य हमारा 90 आएगा। यानी कि जो भाजक होगा या तो 90 होगा या फिर 90 का कोई फैक्टर, और वो 25 से बड़ा होगा। अरे भैया, भाजक क्या होगा? देखो भाजक हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है, यानी कि शेषफल से बड़ा होगा। तो 25 से बड़ा 90 के कौन कौन से फैक्टर हैं आप बताओ? 25 से बड़े 90 के फैक्टर 90 हो जाएगा, 45 हो जाएगा और स्वयं 30 होगा। यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। एक निर्माता एक वस्तु को थोक विक्रेता को 20% लाभ पर बेचता है। थोक विक्रेता उसे दुकानदार को 25% लाभ पर बेचता है। दुकानदार उसे ग्राहक को 54,000 रुपए के में 10% की हानि पर बेचता है। तो निर्माता के लिए वस्तु का हमसे लागत मूल्य पूछा जा रहा है। लागत मूल्य यानी कि सीपी हमसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। ठीक है, हम निकाल लेंगे। 20% के लाभ का मतलब कि 5 के सामान को हम 6 में बेचेंगे। आगे अगर हम देखें तो 25% के लाभ का मतलब कि 4 के सामान को हम 5 में बेचेंगे। और 10% की हानि का मतलब कि 10 के सामान को हम 9 में बेचेंगे। और ये किसके बराबर में होगा? ये 54,000 के बराबर में हो जाएगा। 1 2 और 3। अब हम दोस्त क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर देंगे। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्या होगा आप बताओ? 9 छिक्का 54, यानी कि ये 1000 आ गया। 5 से ये काटेगा 2 बार में। ठीक है ना, 5 चौके 20 दूनी 40, यानी कि सीपी का मान कितना आएगा? 40,000। 40,000 का मतलब ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ट्रायंगल एबीसी में AB 20, BC 30 और AC 25 है। एक रेखाखंड DE BC के समानांतर इस प्रकार खींचा जाता है कि त्रिभुज को समान परिमाप वाले दो भागों में क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो बिंदु D AB पर स्थित है और बिंदु E AC पर स्थित है। तो हमसे DE का सटीक मान पूछा जा रहा है। देखो ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन। जैसे ही आपने ट्रायंगल में देख लिया कि BC के पैरेलल में कुछ खींचा जा रहा है, तो बस इतना समझ लो कि वहां पे सिमिलरिटी लगेगा ही लगेगा। कैसे लगेगा? आप ये देखो, मान लो यहां पे मैंने एक, ये वाओ, ये कितना बड़ा बन गया। ये एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, और यहां पे इसके एक पैरेलल मैंने लाइन भी ड्रॉ कर दी। ये ए है, अगर हम देखें तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और बीसी के पैरेलल हम डी और ई भी खींच ले रहे हैं। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है कि ए बी आपका जो है वो 20 है, बीसी 30 है, ठीक है ना, और एसी आपका क्या है? 25 है। एसी कितना है? 25 है। अब हम जानते हैं दोस्त कि जब ये डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है, इसका मतलब कि ऊपर वाला ट्रायंगल एडीई और बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी एक दूसरे के क्या होंगे? सिमिलर होंगे। जब सिमिलर होंगे तो इनके साइड का रेशियो भी बराबर होगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये 20 के हो जाएगा, ये 30 के हो जाएगा,
और ये 25 की हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। रेशियो को हमने के मान लिया है। अब आप देखो, अगर हम नीचे वाले का पेरीमीटर निकालें BCED का, तो क्या करेंगे? पूरा का पेरीमीटर कितना है? 25 और 20 45 और 30 75। 75 में से हमें घटाना पड़ेगा कितना? 20 के और 25 के। 20 के और 25 के कितना होता है? 45 के। लेकिन मेरे दोस्त हम जानते हैं कि इसमें ये पेरीमीटर में 30 के भी तो आएगा ना, यानी कि आपको ये 30 के ऐड भी करना है, और तब जाकर के किसके बराबर में होगा? ये इस ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, इसके पेरीमीटर के बराबर में होगा। लेकिन हम जानते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर और ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है? एक दूसरे के बराबर में है। तो हम यहाँ से ट्रायंगल का पेरीमीटर देखें तो कितना आ रहा है? 20 25 45 और 30 75 के, यानी कि ये 75 के हम बराबर में कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। -45 और +30 कितना होगा? -15। -15 इधर जाकर के 90 के हो जाएगा, और 90 के किसके बराबर में होगा? 75 के। तो के किसके बराबर में होगा? 15 5 75, 15 6 90, यानी कि के का मान 5/6 आ गया। हमें इसका मान डीई का निकालना है, तो डीई कितना होगा? 30 × 5/6, यानी कि ये आ जाएगा 25। 25 कौन सा है? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था भाई। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अगर P/Q है, तो हमसे कॉस थीटा का मान पूछा जा रहा है। देखो, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अगर मेरे दोस्त P/Q है, तो हम जानते हैं कि कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? Q/P हो जाएगा। दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ दोस्त, दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये कटेगा। 2 कोसेक थीटा बराबर कितना होगा? अगर हम 2 कोसेक थीटा बराबर देखें कोसेक थीटा, तो कितना होगा? P/Q प्लस में Q/P, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि P² प्लस Q²/PQ, P² प्लस में Q²/PQ। लेकिन आप बताओ यहाँ पे कितना होगा? PQ। लेकिन ये जो दो है इधर आएगा, अगर ये इधर आएगा तो कोसेक थीटा का मान कितना निकल करके आ जाएगा? कोसेक थीटा का मेरे भाई मान निकल करके आ जाएगा P² प्लस Q²/2PQ। अब आप यहाँ से इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व करोगे। हम जानते हैं कि कोसेक में ये ऊपर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और P² प्लस Q²/2PQ, तो बेस जो होगा ना आपका वो P² माइनस Q² होता है। ये तीनों मिलकर के ट्रिपलेट बनाते हैं। हमें मान किसका निकालना है? कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा कितना होगा? आधार कितना है? P² माइनस Q² बटे में अगर हम कर्ण देखें तो कर्ण कितना है? हाइपोटेन्यूज P² प्लस Q², P² प्लस Q², और P² प्लस Q², ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा चालाक होते ना, तो ये सब कुछ भी करने का जरूरत नहीं होता आपको, कुछ भी। देखो, पहले हम क्या देखते हैं, हम जान जाएंगे कि ये जो ट्रिपलेट आएगा वो P² प्लस Q² बटे में 2PQ आएगा, यानी कि P² प्लस Q² हर केस में हाइपोटेन्यूज होता है। ये ट्रिपलेट आपको अगर याद है तो, यानी कि नीचे P² प्लस Q² होगा। ये काट देते, बचा ये आपके साथ आपके पास 3 ऑप्शन। लेकिन हम जानते हैं कि 2P² माइनस Q² इस ट्रिपलेट का हिस्सा ही नहीं है, बचा हमारे पास 2 ऑप्शन। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 2PQ तो ऑलरेडी क्या है? 2PQ ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो ये भी काट दो। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दो स्टेशन ए और बी की बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से 7 बजे चलती है और बी की ओर 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है। दूसरी ट्रेन बी से सुबह 8 बजे चलती है और ए की ओर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। तो दोनों स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? ठीक है ना, दोनों ट्रेन देखो, ये 4 ए और बी, ठीक है, 400 किलोमीटर ये लेंथ है, 400 किलोमीटर। आगे देखें तो एक ट्रेन ए से सुबह 7 बजे, यहां से ये 7 बजे निकल जाती है, और बी की ओर 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसकी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दूसरी ट्रेन भी 8 बजे, कितने बजे? 8 बजे, और इसकी ट्रेन इसकी अगर हम स्पीड देखें तो ये 60 किलोमीटर पर आवर है। 60 किलोमीटर मेरे भाई पर आवर है। एक 7 बजे निकल रही है और एक 8 बजे। अगर हम एक को 7 बजे निकाल दें, इसको हम 7 बजे निकाल दें, तो मान लो 8 बजे ये कहीं यहाँ पे होगी, तो मेरे भाई 1 घंटे में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी? अगर हम देखें तो इसका स्पीड कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस कितने का है? 400 का, 40 कवर हो गया, तो ये कितना बचा?
ये अगर हम देखें तो 400 में से 40 घटा दो, ये 360 किलोमीटर बचा। अब 360 किलोमीटर के डिस्टेंस को ये कवर करेगी 40 के स्पीड से और ये 60 के स्पीड से। आप एक चीज बताओ, हम जानते हैं कि यहां से 8 बजे से दोनों को समान समय मिलेगा। डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड गुने टाइम होता है। तो यहाँ पे टाइम तो आपका फिक्स है, यानी कि जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही आपके स्पीड का रेशियो होगा, या फिर जो स्पीड का रेशियो होगा वही आपके डिस्टेंस का ही रेशियो होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो स्पीड का रेशियो कितना है मेरे दोस्त, स्पीड का अगर हम रेशियो देखें तो 40 और 60, यानी कि 2:3, यानी कि टोटल 5 यूनिट का मान कितना है, ये डिस्टेंस आपका डिस्टेंस का भी होगा। तो 5 का मान अगर 360 है, हमसे बोला जा रहा है कि ए से, तो 5 का मान अगर 360 है यानी कि 72 गुना, तो 2 का मान कितना होगा इसका 72 गुना यानी कि 144। यानी कि जब तक ये मिलेंगी ना 8 बजे के बाद, ये जो है ए है वो 144 किलोमीटर और चल जाएगी। तो 144 किलोमीटर ए यहाँ पे और 40 किलोमीटर यहाँ पे, तो 144 और 40 कितना होगा, ए से टोटल 184 किलोमीटर की दूरी पे ये दोनों मिल जाएंगी। एक वर्ग एबीसी की भुजा की लंबाई 28 सेंटीमीटर है और वर्ग के कोनों पर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के 4 चतुर्थांश वृत्त खींचे गए हैं। केंद्र में एक छोटा पूर्ण वृत्त खींचा गया है जो चारों चतुर्थांश वृत्त के बाहर बाह्य रूप से स्पर्श करता है। तो केंद्रीय वृत्त का हमसे क्षेत्रफल, केंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब कि पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, केंद्रीय वृत्त का रेडियस निकालना पड़ेगा। तो बस हम बनाएंगे इसको। ये मान लो आपका क्या है, एक स्क्वायर है दोस्त, ये आपका स्क्वायर है एक, ये आपका क्या है, स्क्वायर है, ठीक है ना। इसके अंदर अगर हम देखें तो ये एक हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये 4 चतुर्थांश होंगे। और अगर हम देखें तो इनके बीच में कितना है, ये एक सर्कल है। इसी सर्कल का आपसे एरिया पूछा जा रहा है। अब आप इस थोड़े से ध्यान से देखना, देखो अगर हम देखें तो ये 14 है, ये भी 14 होगा, ठीक है ना। इस टोटल का डिस्टेंस अगर हम देखें, टोटल का डिस्टेंस अगर हम देखें मतलब कि वर्ग का साइड तो वो 28 है, तो इसका डायगोनल कितने का होगा, हम टोटल को मिला देंगे यहां से यहां तक अगर हम मिला दें तो डायगोनल 28 का √2 टाइम होगा। यानी कि अगर हम डायगोनल का आधा देखें तो यहां से लेकर के यहां तक 14 √2 है। कितना है यहां से लेकर के यहां तक, 14 √2 है। और उस केस में हम जानते हैं कि इस चतुर्थांश का सर्कल देखें, सॉरी चतुर्थांश का रेडियस देखें तो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट कितना है, 14 है। तो अगर हम देखो, अगर हम यहां से लेकर के यहां तक इस वाले डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस घटा दें, तो ये जो पार्ट आएगा ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट रेड वाला पार्ट, वो क्या होगा, सर्कल का रेडियस होगा। वो कितना होगा, आप रेडियस अगर आप देखोगे तो ये 14 √2 में से, 14 √2 में से आपको क्या घटाना पड़ेगा, 14 घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अगर हमारे पास रेडियस आ गया ना दोस्त, अगर हमारे पास, हाँ हाँ अब लग गया वो, हाँ हाँ, अगर 14 √2 - 14 हो गया, ठीक है ना, 14 √2 में से 14 रेडियस आ गया, तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया कितना होगा, पाई, यानी कि 22/7 और r², अगर हम 14 कॉमन ले लें तो √2 - 1, ठीक है ना। इसका हम क्या करेंगे दोस्त, स्क्वायर करेंगे, तो कितना आएगा 22/7, ठीक है। 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 196, और यहाँ पे √2 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और 1 3 -2 √2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 7 इसको कितने बार में कटेगा, 14 का स्क्वायर होता है यानी कि 28 बार में काटेगा। 28 गुने 22 कितना होगा, 616, 616/3 -2 √2 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर। यानी कि इस क्वेश्चन में फंडा यही था कि आप सर्कल का रेडियस निकालिए। रेडियस कैसे निकला, हम जान गए कि अगर टोटल 28 है तो ये पूरा 28 √2 होगा, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक 14 √2 होगा, ठीक है ना। ये वाला पार्ट 14 √2 और ये वाला पार्ट 14 √2, तो ये 14 √2 में से अगर हम 14 घटा दें, यानी कि ये वाला पार्ट अगर हम घटा दें, तो हमारे पास बीच वाले सर्कल का क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, यानी कि अगर वो 4 रुपया इसका इनकम है तो उसका सेविंग कितना है, 1, और एक्सपेंडिचर कितना है, 3, ठीक है ना। अब अगर हम देखें तो यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो आप इसमें सीधे 20% से मल्टीप्लाई करो, ये कितना होगा, 80%। और उसका व्यय 10% बढ़ता है, तो 10% अगर व्यय बढ़ता है तो आप 10% से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि कितना होगा, 30%।
अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो ये 80% है, ये 30% है, तो यहाँ पे क्या आएगा 50%। अब आप एक में किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे कि 50% आएगा, तो 50% से। तो यही आपका बढ़ा हुआ क्या है, सेविंग है, यानी कि 50% इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। इसमें से हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन सा है। देखो 5 के क्यूब रूट है, यानी कि ये 5 के पावर में 1/3 है। 10 का फोर्थ रूट है, तो ये 10 के 1/4 है। 20 का 1/6 है। और 300 का 1/12 है, ये 1/6 है, ये 1/12 है। अगर हम सबके पावर में 12 से भी गुणा करें तो ये कितना होगा, 5 के पावर में 4, 10 के पावर में 3, 20 के पावर में 2, और ये 300। हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो 300। ये 20 का स्क्वायर 400 है, ये 10 का स्क्वायर 1000 है, और 5 का 4 यानी कि 25 का स्क्वायर ये 625 है, ये 1000 है। मुझे तो लग रहा है कि 10 का क्यूब सबसे बड़ा है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। ये 400 होगा ना, बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। एक निश्चित दूरी को धारा के प्रतिकूल तय करने में नाव द्वारा लिए गए समय, उसी दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में लिए गए समय का अनुपात अगर हम देखें तो 2:1 है। यदि नाव 9 घंटे में 100 किलोमीटर की धारा के अनुकूल और 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तय करती है, तो धारा की हमसे चाल पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो अगर हम बोट प्लस स्ट्रीम और बोट माइनस स्ट्रीम, यहाँ पे अगर हम टाइम देखें तो इस टाइम का अनुपात क्या है, यहाँ पे 1 ले रही है तो यहाँ पे 2, ठीक है ना। टाइम तो स्पीड कितना होगा, इसका उल्टा, यानी कि 2/1। यानी कि बोट और स्ट्रीम, यानी कि अगर हम बोट और स्ट्रीम का इंडिविजुअल हम समय का सॉरी स्पीड का अनुपात निकालें, तो देखो इस वाले फ्रैक्शन पे हमने क्या लगाया है, इस वाले फ्रैक्शन पे हमने CND लगाया, यानी कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इस वाले फ्रैक्शन पे भी हमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना पड़ेगा, यानी कि 2 और 1 3, और 2 में से 1 गया 1, यानी कि बोट का स्पीड स्ट्रीम के स्पीड का क्या है, 3 गुना है। तो अब हम क्या करेंगे कि ऑप्शन से उठा उठा करके चेक करेंगे। जैसे मान लो 3 किलोमीटर पर आवर बोट का स्पीड है, सॉरी धारा का स्पीड है, तो इसका 3 गुना 9 किलोमीटर पर आवर बोट का स्पीड होगा। अब 9 घंटे में 100 किलोमीटर धारा के अनुकूल अगर हम देखें तो 100, और धारा के अनुकूल इसका स्पीड कितना होगा, 9 और 3 12। ये देखो ये यहाँ पे इंटीजर वैल्यू नहीं आ रहा है, और टोटल टाइम 9 घंटा आ रहा है इंटीजर वैल्यू, तो ये ऐसे नहीं होगा। 6 का 3 गुना करेंगे तो ये 18, 18 और 6 24, 24 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी दशमलव में वैल्यू आएगा। 5 का 3 गुना होता है 15, ठीक है ना, 15 5 20, तो 100 किलोमीटर 20 की स्पीड से बचा हुआ कितना, 40 किलोमीटर। 15 में से 5 घटा तो 10, ये कितना होगा, 5 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन बी ही आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा, बिना किसी दिक्कत के। एक समकोण त्रिकोणीय प्रिज्म के त्रिभुजाकार आधार की भुजाएं 13 14 और 15 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो हमसे इसका आयतन पूछा जा रहा है। प्रिज्म एक सिमेट्रिकल फिगर है, तो आयतन क्या होगा, आधार का एरिया गुने हाइट। हम जानते हैं कि जब ट्रायंगल का साइड 13 14 और 15 है तो इसका एरिया कितना होता है, 84, ठीक है ना। हमसे आयतन यानी कि वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो कितना होगा 84 गुने हाइट। हाइट कितना है 20, यानी कि 84 का 2 गुना करेंगे तो 168 आएगा, और 168 पे एक जीरो बैठा दो। 16 नंबर के क्वेश्चन को करते हैं कि 3 खरीदे एक मुफ्त पाए की योजना के बिल के साथ की गई वस्तुओं पर 20% की छूट भी देता है, और इसके अलावा एक विशेष डिजिटल वॉलेट से भुगतान करने पर अतिरिक्त 10% की छूट मिलती है। तो सभी ऑफर का उपयोग करने वाला ग्राहक के लिए समतुल्य एकल शुद्ध छूट हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। देखो 3 खरीदे एक मुफ्त पाए, यानी कि आपको दिया जा रहा है सामान 4 और पैसे लिए जा रहे हैं 3 के ही। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपको सामान कितना दिया जा रहा है, 4, ठीक है ना, और पैसे कितने के लिए जा रहे हैं, 3 के। 3 खरीदे और एक छूट पाए, ठीक है। 20% का एक और छूट, यानी कि अगर 20% के छूट का मतलब होता है कि 5 के सामान को आप 4 में दे रहे हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, इसके अलावा एक विशेष डिजिटल वॉलेट से भुगतान करने पर अतिरिक्त 10% का छूट मिल रहा है। तो ये 10 पे 9 का पैसा लिया जा रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये टोटल किसके बराबर में होगा, मतलब कि ये टोटल टोटल छूट किसके बराबर में होगा। 10 पचे 50, 9 तिया 27, डबल करेंगे तो ये 100 और ये 54। छूट की 100 के सामान को अगर आप 54 में बेच रहे हैं तो 46 का क्या दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, 46% का छूट। हम्म
ये भी दोस्त एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को समझिए। देखो, एक झील से जानबूझ करके मैं आपको समझाने के लिए फिगर लेकर के आया हूँ, ठीक है ना। एक झील से 50 मीटर ऊपर स्थित एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये आपका जो ब्लू वाला लाइन दिख रहा है, ये क्या है, झील का सरफेस है। यहाँ से 50 मीटर दूर अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका बादल है, उसका अगर हम उन्नयन कोण देखें तो 30 डिग्री है। और झील में बादल के प्रतिबिंब का अवनमन कोण अगर हम देखें तो 60 डिग्री, यानी कि यहाँ से ये दिख रहा है ना, तो ये देखो झील है, और यहाँ पे बादल के प्रतिबिंब यानी कि बादल के इमेज का ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ठीक है। तो हमसे झील की सतह से बादल की ऊंचाई पूछा जा रहा है, झील की सतह से बादल की ऊंचाई। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। हम जानते हैं कि 30 के सामने 1 होता है, तो ये 60 है, तो ये 60 के सामने कितना होगा, √3 होगा। अगर ये वाला एंगल 60 है तो ये कितना होगा, 30 होगा। अगर 30 के सामने √3 है, 30 के सामने √3 है, तो 60 के सामने क्या होगा, √3 का 3 गुना। यानी कि दोस्त यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 3 यूनिट होगा। कितना होगा, 3 यूनिट होगा। अब आप इस चीज को समझिए। हम जानते हैं हम जानते हैं कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जितना ये सरफेस के अंदर होगा उतना ही बाहर होगा, या फिर इसका वाइस वर्सा, कि जितना बाहर लंबा प्रतिबिंब है उतना ही गहरा उसका क्या बनेगा, झील के अंदर उस जितना बाहर इसका लंबाई है उतना ही गहरा झील के अंदर उसका प्रतिबिंब यानी कि उसका इमेज बनेगा। यानी यहां से लेकर के यहां तक का डिफरेंस, बी और सी का डिफरेंस, या फिर बी और सी का लेंथ बराबर होगा यहां से लेकर के यहां तक के डिफरेंस का। तो अगर हम यहां से देखें तो यहां से यहां तक 3 है और ये एक 4 है, मतलब कि टोटल अगर 2 है तो नीचे भी हम 2 दे दे। अरे भैया 3 और एक 4 है, टोटल इसका लेंथ 4 है, तो नीचे हम 2 दे देंगे, नीचे क्या देंगे, 2 देंगे, और ऊपर भी 2 देंगे। अब इस ऊपर वाले 2 में एक तो ये है, तो बचा हुआ एक ये हो जाएगा। हमसे इसी एक का मान पूछा जा रहा है। अगर एक का मान देखें तो ये 50 के बराबर में हो जाएगा, क्योंकि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ आपस में बराबर होगा, और इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 50। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है, झील की सतह से बादल की ऊंचाई। अच्छा, तो ये एक का मान 50 है, ठीक है ना, और ये भी एक का मान 50 हो जाएगा। यानी कि झील की सतह से बादल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 50 और 50 100। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। एक्स प्लस 1/9x अगर 4 है तो 9x³ प्लस 1 में 81x³ का मान हमसे पूछा जा रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे तो 3 से सबको गुणा कर दें तो कितना होगा, 3x प्लस 1/3x बराबर 12। अब फिर इसका हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, तो ये कितना होगा, 27x³ प्लस में 1/27x³। और यहाँ पे NQ-3n होता है, तो 12 का क्यू होता है 1728। 1728 में से 3n यानी कि 3 गुने 12 36 घटा देंगे, तो 28 इधर घटेगा और 8 उधर घटेगा, यानी कि कितना होगा, 1700 में से 8 घटा दो, ये 1692 हो जाएगा। कितना होगा दोस्त, 1692 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, x प्लस 1/9x निकालना है। कितना निकालना है, x प्लस 1/9x। तो हम क्या करेंगे, अगर हमसे x प्लस, अच्छा 9x³ प्लस 1 में 81x³ निकालना है, तो 9x बनाने के लिए अगर हम 3 से सबको डिवाइड कर दें तो हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 9x³ हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/81x³ होगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 5 15, 1 और 9, 3 6 18, 3 चौके 12, यानी कि 564 आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ABC का आय का अनुपात 3:5:4 है और उनके व्यय का अनुपात 5, 4 और 6 है। ये 3,000 रुपए की आय में से 500 रुपए बचाता है, तो सी की सटीक बचत हमसे पूछा जा रहा है। देख रहे हैं कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो, ABC, ए बी, या हालांकि हम यहाँ पे बी नहीं भी लिखते तो हमारा काम चल जाता, लेकिन लिख लेते हैं। इनकम अगर हम देखें तो कितना है, इनकम 5, 4 और 6 है, 5, 4 और 6 है। और उनके व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर का अनुपात अगर हम देखें तो ये अच्छा ये 3, 5, 4 है, मान लो कि ये 3, 5, 4 है, 3, 5 और 4 है। और इनकम सॉरी एक्सपेंडिचर का अगर हम अनुपात देखें तो ये 5, 4 और 6 है, 5, 4 और 6 है, ठीक है। ये 3,000 रुपए की आय में से 500 रुपया बचाता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो सेविंग अगर हम ए का देखें सेविंग, तो ये 500 रुपया है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कैसे कैसे आप देखो, ये 3,000 रुपया यानी कि 3 यूनिट का मान कितना है, 3,000, ठीक है। तो अगर ये 3 यूनिट का मान 3,000 है और 500 रुपया उसमें से बचा ले रहा है, तो वो खर्च कितना कर रहा है, 2500, तो 5 यूनिट का मान 2500 हो जाएगा।
अब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है, तो सी की सटीक बचत। अरे भैया जब 3 के यूनिट का मान 3000 तो 4 यूनिट का मान कितना होगा, 4000। और यहाँ पे देखो कि 5 यूनिट का मान 2500 यानी कि 500 गुना, तो 6 यूनिट का मान 6 का 500 गुना 3000, तो ये कितना बचा रहा है, 4000 में से 3000 घटा दो, 1000 बचा रहा है। ऑप्शन सी। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का उत्तर आप दीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारे वीडियो को सीरियसली देखते हैं या फिर नहीं देखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक 7 अंकीय संख्या 6A2783B 88 से पूर्णतः विभाज्य है, तो हमसे a गुने b का मान पूछा जा रहा है। a/b का मान देखो, हम जानते हैं कि वो संख्या 8 से डिवाइड होती है जो जिसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट जाए। ये 88 से डिविजिबल का मतलब क्या हुआ, 88 से डिविजिबल का मतलब हुआ कि वो संख्या 11 के साथ साथ 8 से भी कटे। पहले अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे 83 है, b की जगह पे हम क्या क्या लिख सकते हैं, 8 दहिया 80 होता है, बचा 3। तो या तो हम b की जगह पे देखें तो 3 बचा, 2 ले लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, 2 ले लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ये कट जाएगा। यानी कि मेरे भाई b का मान 2 आ गया। b कितना आया, 2। तो 2 और 8 10, 10 तो 12, 12 6 18। ठीक है ना। अब हम 11 का मल्टीपल देख रहे हैं, 11 से कट सके, 7 और 7 3 10। यानी कि अगर हम देखें तो ये किसके बराबर में आ गया, a प्लस b के मान हम क्या ले सकते हैं, 8 दहिया 80 3, तो ये 2 हो गया। ठीक है। उम, उम, उम। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो फिर से सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। देखो 88 का मतलब क्या हुआ कि 11 और 8 दोनों से कटे। ठीक है ना। हम लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे 8 से कटने के लिए, यानी कि अगर इन तीनों डिजिट में अगर थर्ड नंबर इवन है तो हम लास्ट के 2 नंबर ही भी चेक कर सकते हैं। बी की जगह पे अगर हम देखें तो 3 और 2 ले सकते हैं, यानी कि बी आपका क्या आ गया, बी आपका 2 निकल करके आ गया। हमसे पूछा जा रहा है a/b का मान, हम मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में होना चाहिए a के पावर b का मान, इस क्वेश्चन में होना चाहिए a के पावर b का मान, तब हमारा सही उत्तर होगा। ये 2 हो गया। अब हम अल्टरनेट एंगल का अल्टरनेट डिजिट का सम देखेंगे। 2 2 8 10, 10 2 12, 12 6 18। ठीक है। बराबर में अगर हम देखें तो यहाँ पे अल्टरनेट डिजिट का सम a 7 7 3 10, 10 प्लस a 10 प्लस a। तो अब जानते हैं कि अगर अल्टरनेट अंकों का सम, हाँ अल्टरनेट अंकों का अगर डिफरेंस 11 आ गया या फिर 11 का मल्टीपल या फिर 0 आ गया तो वो संख्या 11 का मल्टीपल होता है। तो हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि अगर हम इन दोनों का डिफरेंस 0 लाना चाहें तो ये a की जगह पे हम 8 रख सकते हैं। तो a 8 आ गया और b 2 आया, तो 8 के पावर में 2 यानी कि 64 आपका सही उत्तर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन, मतलब कि हर एक क्वेश्चन आपको इस मूक में अच्छा देखने को मिलेगा। पी और क्यू ने क्रमशः 60,000 रुपए और 40,000 रुपए के निवेश से एक व्यवसाय शुरू किया। पी एक सक्रिय साझेदार है और कुल लाभ का 10% वेतन के रूप में प्राप्त करता है और शेष लाभ उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि वर्ष के अंत में पी का कुल लाभ 32,000 है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखो कुल लाभ का अगर हम 10% देखें, 10% का मतलब होता है कि 0.1 इसको इसलिए मिल जा रहा है कि ये सक्रिय साझेदार है। ठीक है। बचा कितना, 0.9 बचा। ठीक है ना। अब 0.9 को हम बांट रहे हैं इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो पे, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर आप देखो 3 जीरो से या फिर 4 जीरो से 4 जीरो काट लो, ये 3 और 2, यानी कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो मेरे भाई 0.9, ये 3 और 2 5 यूनिट का मान है, तो हमें इसमें से 3 यूनिट का मान निकालना है। ठीक है ना। ये कितना आएगा, 0.10 प्लस में 0.54, यानी कि ये आ जाएगा 0.64। 0.64 का मान अगर हम देखें तो 32,000 है। 32 1 2 और 3, हमें निकालना क्या है, कुल लाभ, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 यूनिट का मान। ठीक है ना। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, ये देखो 64 का आधा है 32, तो 1 का आधा 50, यानी कि 50 का फॉर्म बनेगा। क्या बनेगा दोस्त, 50 का तो फॉर्म बनेगा ही बनेगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कैलकुलेशन है, आप ऐसे भी देख सकते हो कि 64, आप अगर 2 जीरो हटा दो यहाँ पे या फिर पॉइंट हटा दो तो ये आपको 100 का मान निकालना पड़ जाएगा। 64 का मान अगर 32 है तो 100 का मान 50 होगा और 50 पे 3 जीरो बैठा दो, ऐसे भी कर सकते हो। 23 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। देखो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस नियमित गोले को उसके केंद्र से गुजरने वाली परस्पर लंबवत समतल द्वारा 8 समान, ठीक है ना, वेज आकार के टुकड़ों में काटा जाता है, तो ऐसे
एक अलग वेज का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा जाए। देखो ये मेंस का क्वेश्चन है। मेंस में सिर्फ इतना आया था कि आप अगर एक स्फीयर को 8 बराबर भागों में काटना चाहते हैं तो कितने कट आपको लगाना पड़ेगा, तो 3 कट लगाना पड़ता है। दो ऊपर से एक दूसरे के परपेंडिकुलर और एक बीच से, 3 कट। 3 कट में टोटल हमारे 8 समान टुकड़े बनते हैं। अब गोला जो हमारा होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr², ठीक है ना। और जब हम गोले पे एक कट लगाते हैं तो 2 स्फीयर का एरिया बढ़ता है, तो 3 कट लगाएंगे तो 6 स्फीयर का एरिया बढ़ेगा यानी कि 6πr²। ये कितना हो जाएगा, 10πr²। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है मेरे भाई कि ऐसे एक अलग वेज का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि अगर हम 10πr² देखें तो 8 टुकड़ों का क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल है। हमसे एक टुकड़ा का पूछा जा रहा है तो हम इसमें 8 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। मान रखना है सिर्फ 10/8 में यहाँ पे कर ले रहा हूँ, 22/7। और r² कितना होगा, 14 × 14। आप 7 का भी मल्टीपल देख सकते हो। 7 का अगर आप मल्टीपल देखोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे तो एक ही 7 कटेगा ना, या फिर 11 का भी मल्टीपल देख लो, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो 770 ही आएगा। एक ही स्थान से 26 मिनट के अंतराल पर 2 गोलियां चलाई जाती है। उस स्थान की ओर कार में आ रहे हैं एक पहली ध्वनि के ठीक 14 मिनट बाद दूसरी ध्वनि सुनाई देता है। तो ध्वनि की चाल अगर 300 मीटर पर सेकेंड है तो हमसे कार की चाल पूछी जा रही है। देखो एक कार है और एक इंसान है, ठीक है ना। आप इस क्वेश्चन को क्या कीजिए कि देखो 26 मिनट के अंतराल पे 26 मिनट के अंतराल पे क्या हो रहा है कि वो गोली चलाई जा रही है। यहां से 2 गोली चलाएगी 26 मिनट के अंतराल पर, उधर से कोई व्यक्ति आ रहा है उसको 24 मिनट के बाद सुनाई दे दिया। इसका मतलब कि 26 मिनट के गैप को पूरा करने के लिए अगर ये व्यक्ति 2 मीटर चला है तो ये जो क्या है कार में आ रहा है। अच्छा देखो एक और हम गोली यानी कि बुलेट का स्पीड लिखेंगे और एक और कार। अगर ये कार 2 यूनिट चला है ना तो ये 24 यूनिट चला है, तभी जाकर के 24 और 2 26 यूनिट हमारा पूरा हो जाएगा। अरे भैया 26 के गैप को पूरा करना है और 24 मिनट बाद ध्वनि सुनाई दे रही है, यानी कि 24 ये चला है तो 2 ये चला है। 24 अगर गोली की रफ्तार है तो 2 क्या है कार की रफ्तार है, यानी कि अगर हम इनका रेशियो लें तो ये 12:1 होगा। 12 यूनिट का मान कितना है, 300 है। 300 का मतलब कितना होता है, 12 दूनी 24, 12 5 60। अगर हम 2 से काटें तो 1 और 12, ठीक है। यदि ध्वनि की चाल 300 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो यहां से हमसे बोला जा रहा है कि कार की स्पीड, तो कार की स्पीड अगर हम देखें तो एक का अगर हम 25 गुना करेंगे तो ये 25 कितना होगा मीटर पर सेकेंड, लेकिन यही किसके बराबर में हो जाएगा, 5 का ये 5 गुना है 25, तो 18 का 5 गुना 90 किलोमीटर पर आवर के बराबर में हो जाएगा, ऑप्शन सी। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन और इसके बाद इस मॉक का सॉल्यूशन हमारा खत्म होने वाला है। देखो ट्रायंगल एबीसी में डी बीसी पर एक ऐसा बिंदु है कि एडीसी एबीसी बराबर है। यदि सीए 20 है और सीबी 25 है तो सीडी की लंबाई हमसे पूछा जा रहा है। एक हमारे पास ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। ट्रायंगल हो गया कौन सा, एबीसी, ए बी और सी। बोला जा रहा है कि डी जो है वो बीसी पर कोई एक पॉइंट है। डी मेरे भाई बीसी पर कोई एक पॉइंट है, मान लो ये डी हो गया, ठीक है। यहां पे बोला जा रहा है कि सीए जो है, सीए ये 20 है, ये कितना है 20 है, और एडीसी और बीएससी बराबर है। एडीसी यानी कि ये वाला एंगल और बीएससी, बीएससी यानी कि ये वाला एंगल क्या है, आपस में बराबर है। हमसे बोला जा रहा है और क्या कि सीबी जो है, सीबी ये जो है ये 25 है, टोटल ये 25 है, टोटल ये 25 है। तो हमसे लंबाई पूछी जा रही है सीडी की। सीडी का मतलब होता है कि इसका लेंथ आपसे पूछा जा रहा है। अब इस ट्रायंगल में अगर हम इस ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल एडीसी को और एबीसी को सिमिलर कर दे तो कोई दिक्कत, सिमिलर हो भी जाएगा। कैसे, एक एंगल बराबर दिया है, एक एंगल ऑलरेडी बराबर दिया है, और ये वाला जो एंगल है ये वो दोनों में है, यानी कि जब दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो गए, देखिए कैमरा चल रहा है, जब दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो गए तो वो ट्रायंगल क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। कैसे, देखो अब हम सिमिलरिटी लगा रहे हैं। बड़े वाले अगर हम मेरे भाई अगर मान लो कि ये दोनों में है और ये ब्लू वाला आपस में बराबर है, तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि ये छोटे वाले ट्रायंगल का ये ग्रीन वाला पार्ट
इस वाले एंगल के बराबर में होगा, यानी कि सब कुछ हमारा फिट हो गया। अगर हम इस वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है ना, ग्रीन के सामने देखें तो ये कितना है, 20 है। और छोटे वाले ट्रायंगल में अगर हम ग्रीन के सामने देखें तो ये CD है जिसका मान निकालना है। बढ़िया। अब हम देखें तो बड़े वाले ट्रायंगल में ब्लू के सामने कौन सा है, 25 है। और छोटे वाले ट्रायंगल में ब्लू के सामने कौन सा है, 20 है। तो यहां से अगर हम CD निकालेंगे तो ये कितना होगा, 20 गुने 20 400, और 400 बटे में 25 कर देंगे तो हमारा CD का मान निकल करके आ जाएगा 16, ऑप्शन सी। और यहाँ से हमारे मॉक का सॉल्यूशन होता है खत्म। ये हमारी SSC मैथ्स की बुक है और इसका क्लास नोट्स आपको मिलेगा एयर पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल पे। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए इस सेशन में, क्योंकि यहाँ पे हम क्या देते हैं, बेस्ट कंटेंट। ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए बिना किसी टेंशन के। हम आपके साथ हैं पूरे दिल से। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।